हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने नए यूट्यूब चैनल ABR साइंस क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, हमने पिछली दो वीडियो में केमिस्ट्री लेसन 2 तक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन कर ही लिया है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री लेसन 3 यानी कि धातु और अधातु के 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यदि आपने मेरे पिछले 2 वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य अवस्था में ठोस नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य अवस्था में ठोस नहीं होता है। ऑप्शन ए में दिया है ब्रोमीन, बी में दिया है आयोडीन, सी में पारा और डी में सोना। और इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा धातु है जो कि सामान्य अवस्था में ठोस नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पारा। पारा एक ऐसा धातु होता है जो कि सामान्य अवस्था में ठोस नहीं होता है। और पारा को छोड़कर जितनी भी धातुएं है वो सभी क्या होती है, सामान्य अवस्था में ठोस होती है। ठीक, जैसे में सोना ले लीजिए, आयोडीन ले लीजिए, ब्रोमीन नहीं, क्योंकि ब्रोमीन आपका क्या हो जाएगा, अधातु होता है। यदि क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि कौन सा अधातु सामान्य अवस्था में ठोस नहीं होता है तो ब्रोमीन हो जाता है उसका आंसर। लेकिन यहाँ पर धातु पूछा है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी पारा। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, धातु ऑक्सीजन के साथ संयोगी कर कौन सा ऑक्साइड बनाता है। अम्लीय ऑक्साइड, बी में दिया है भास्मिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लवणीय ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी में कर रहा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको बताना है कि ऑक्सीजन के साथ धातु संयोग करके कौन सा ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भास्मिक ऑक्साइड। धातु जो है ऑक्सीजन से संयोग करके कौन सा ऑक्साइड बनाता है, भास्मिक ऑक्साइड बनाता है। जैसे में N2O5, पिछली वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात किए थे कि N2O5 क्या है, तो एक भास्मिक ऑक्साइड है। तो ये भास्मिक ऑक्साइड क्यों है, क्योंकि जो धातु है वो धातु जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो कौन सा ऑक्साइड बनाता है, भास्मिक ऑक्साइड बनाता है। इस बात को आपको अच्छे से याद कर लेना है कि धातु जब ऑक्सीजन से संयोग करती है तो कौन सा ऑक्साइड का निर्माण करती है, तो भास्मिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 203 नंबर कि धातु का वह श्रेणी, धातुओं की वह श्रेणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के क्रम में दिखाया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में कर रहा है संक्रमण श्रेणी, बी में क्रियाशीलता श्रेणी और सी में कर रहा है इन दोनों और डी में कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, धातुओं की वह श्रेणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के क्रम में दिखाया जाता है वह क्रियाशीलता श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रियाशीलता श्रेणी कहलाता है। ठीक, इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में यदि ये क्वेश्चन दिए तो आपसे ये क्वेश्चन ना छूट पाए और आप अच्छी तरह से बना कर आएँ जिससे कि आपको अच्छा मार्क्स मिले। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, धातुओं के विय ऑक्साइड जो अम्लीय एवं भास्मिक दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाते हैं। अम्लीय ऑक्साइड, भास्मिक ऑक्साइड, द्विधर्मी ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्विधर्मी ऑक्साइड। जैसे कि दोस्तों, इसका वर्ड से ही पता चल रहा है द्विधर्मी यानी कि दो तरीका इसका धर्म होगा। या तो ये अम्लीय ऑक्साइड भी प्रदर्शित करता है और भास्मिक ऑक्साइड भी प्रदर्शित करता है। ये दोनों तरीका गुण क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो वैसे ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड करते हैं। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन या फिर ग्रेफाइट। दोस्तों, आप लोग जानते हो कि विद्युत का सुचालक कौन होता है, तो ग्रेफाइट यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है कैल्शियम, बी में दिया है सोडियम, सी में दिया है कॉपर और डी में दिया है पोटेशियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉपर। कॉपर के विलयन में जब हम लोहे को डालते हैं तो लोहा क्या करता है, कॉपर के विलयन से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल राज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती। यानी कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा धातु है जो केवल अम्ल राज में ही घुलती है। ऑप्शन नंबर ए में कर रहा है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी में है आयरन, ऑप्शन नंबर सी में है सोना और ऑप्शन नंबर डी में कर रहा है कैल्शियम। यानी कि इन चारों में सबको बताना है कि ऐसा कौन सा धातु है जो केवल अम्ल राज में ही घुलती है, किसी और में नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोना। सोना जो है वह केवल अम्ल राज में घुलती है। और अम्ल राज किसका किसका मिश्रण होता है, तो HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, जिसमें कि क्या होता है 3 भाग HCl होता है और 1 भाग HNO3 होता है। इन दोनों के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लराज। और अम्लराज में केवल कौन सा धातु घुलता है, तो सोना घुलता है। इस बात को अच्छे से याद कर लीजिएगा, सोना केवल किस में घुलता है, तो अम्लराज में घुलता है, बाकी किसी भी अम्ल में नहीं घुलता है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, उत्कृष्ट गैस होती है अक्रिय, निष्क्रिय, दोनों या फिर सिर्फ ए। तो दोस्तों, उत्कृष्ट गैस कैसी होती है, तो अक्रिय भी होती है और निष्क्रिय, यानी कि दोनों का वही मतलब होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी उत्कृष्ट गैस कैसी होती है, अक्रिय और निष्क्रिय दोनों। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्यों को क्या कहते हैं, भजन, निष्ठापन, गैंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्यों को क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक, इस बात को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्यों को क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 10 नंबर कि अयस्क से धातु के निष्कर्षण एवं शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातु कर्म, सांद्रण, धातुमल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए धातु कर्म कहलाती है। अयस्क से धातु के निष्कर्षण एवं शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातु कर्म कहलाती है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉपर पाइराइट से निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त किया जाता है। कॉपर पाइराइट से निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त किया जाता है, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक या फिर एल्युमिनियम।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग जान जाइए कि कॉपर पाइराइट क्या है। कॉपर पाइराइट एक खनिज है। कॉपर पाइराइट क्या है? खनिज है। और इस खनिज से कौन सा धातु प्राप्त होता है? तो कॉपर धातु प्राप्त होता है। कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2। CuFeS2 ये कॉपर का अयस्क है, यानी कि कह सकते हैं कि कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है? तो कॉपर का। कॉपर पाइराइट से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? तो कॉपर धातु प्राप्त की जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, किसी अणु के परमाणु को एक साथ बांधकर रखने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, रासायनिक बंधन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रासायनिक बंधन। किसी अणु के परमाणु को एक साथ बांधकर रखने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? रासायनिक बंधन कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, विद्युत संयोजक यौगिक जल में होते हैं। विद्युत संयोजक यौगिक जल में होते हैं विलय, अविलय, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जितने भी विद्युत संयोजक यौगिक है वो सभी जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। ठीक, इस बात को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि विद्युत संयोजक यौगिक जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। किंतु अकार्बनिक यौगिक में क्या होते हैं? अकार्बनिक विलायक में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। विद्युत संयोजक यौगिक जल में क्या होते हैं? विलय, किंतु अकार्बनिक विलायक में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। इस बात को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के होते हैं। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के होते हैं क्या? कुचालक, सुचालक, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जितनी भी सहसंयोजक यौगिक है वो सब क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक, एक दो अपवाद में आ जाते हैं, बाकी सभी कैसा होते हैं? तो विद्युत का कुचालक होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सहसंयोजक यौगिक जल में होते हैं विलय, अविलय, या फिर दोनों। तो देखिए दोस्तों, सहसंयोजक यौगिक जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि विद्युत संयोजक यौगिक जल में क्या होता है? विलय होता है। लेकिन विद्युत संयोजक यौगिक कार्बनिक यौगिक में क्या होता है? तो अविलय होता है। ठीक इसका उल्टा, सहसंयोजक यौगिक जल में क्या होता है? अविलय होता है। लेकिन कार्बनिक यौगिक में क्या होता है? तो विलय होता है। इस बात को बढ़िया से याद करिएगा कि सहसंयोजक यौगिक जल में क्या होता है? अविलय, किंतु कार्बनिक यौगिक में क्या होता है? तो विलय होता है। ठीक, सेम विद्युत संयोजक यौगिक का उल्टा होता है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमान एवं क्वथनांक होते हैं उच्च, निम्न, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमान एवं क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं, यानी कि कम होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह कहलाता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह कहलाता है वैद्युत धनात्मक, वैद्युत ऋणात्मक, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भी परमाणु होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो क्या बनाता है? धनायन बनाता है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वैद्युत धनात्मक बोलते हैं। वैसे परमाणु को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत धनात्मक बोलते हैं, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से पीतल किसका उदाहरण है? मिश्र धातु, अधातु, धातु, यौगिक। तो देखिए दोस्तों, पीतल आपका धातु है, पीतल आपका क्या है? तो मिश्र धातु है, यानी कि 18 का क्या आ जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीतल किसका उदाहरण है? तो मिश्र धातु का। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अपना 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर सकता है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर। यानी कि दोस्तों आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि ऐसा कौन सा है धातु है, तत्व है, चाहे कोई भी है, ऐसा कौन सा है जो धातु है जो कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर सकता है? क्या मैग्नीशियम है, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर? तो देखिए दोस्तों, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। ठीक, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, तो जब ये इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? तो 2 8 2 हो जाएगा। ठीक, जब ये अंतिम कक्षा वाला अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो इसके पास कितना हो जाएगा? 2 और 8। ठीक, जबकि आर्गन के पास कैसा होता है? आर्गन के पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 और 8। क्या ये और ये मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है, तो इसलिए पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर कर रहा है बी नंबर ऑप्शन कि सोडियम। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम परमाणु संख्या 11 होती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 8 1। क्या ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि आर्गन का होता है 2 8 8, जो कि सोडियम में कितना है? तो 2 8 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी के देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 8 8 2। तो देखिए दोस्तों, इसका अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और क्वेश्चन कर रहा है कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त करना है। तो जब ये कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, यानी कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो जाएगा? 2 8 8 हो जाएगा, यानी कि किसके जैसा हो जाएगा? तो आर्गन के जैसा हो जाएगा। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो 2 8 8, जबकि जो कैल्शियम है अपना 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहा है तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो जा रहा है? तो 2 8 8 हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो कैल्शियम है, कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसके जैसा हो जाएगा? तो आर्गन जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा, इसलिए कैल्शियम यहाँ पर क्या है? सही है। ये दोनों ये सब क्या है? गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक यौगिक है? HCN, CCl4, KCl, CO2। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? सहसंयोजक यौगिक है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप किस प्रकार का बंधन का निर्माण होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप किस प्रकार का बंधन का निर्माण होता है? आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, या फिर दोनों प्रकार के बंधन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो किस प्रकार के बंधन का निर्माण होता है? आयनिक बंधन का निर्माण होता है। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो किस प्रकार के बंधन का निर्माण होता है? आयनिक बंधन का निर्माण होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, तो किस प्रकार का बंधन का निर्माण होता है? सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। ठीक,
इस बात को याद कर लीजिएगा। जब इलेक्ट्रॉन का स्नातरण होता है तो किस प्रकार के बंधन का, आयनिक बंधन। जब इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो किस प्रकार का बंधन का निर्माण होता है, सहसंयोजक बंधन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन के स्नातरण के फलस्वरूप कौन सा बंधन का निर्माण होता है, तो आयनिक बंधन का निर्माण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, नाइट्रोजन अणु के बीच कुल कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। नाइट्रोजन अणु के बीच कुल कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं, 2, 4, 5, 3। तो देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन अणु का सूत्र क्या होता है, N2, और N2 के बीच कुल कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं, तो 3 सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। देखिए इस तरह से नाइट्रोजन अणु के बीच कुल कितने सहसंयोजक पाए जाते हैं, तो 3 सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 23 नंबर, 1 ग्राम सोने से कुल कितने तार खींचे जा सकते हैं। 1 ग्राम सोने से कुल कितने तार खींचे जा सकते हैं, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों, 1 ग्राम सोने से कुल कितने तार खींचे जा सकते हैं, तो 2 किलोमीटर लंबे तार खींचे जा सकते हैं। 1 ग्राम सोने से कितने तार खींचे जा सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा तार खींचे जा सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, तारों के ऊपर पाए जाने वाले आवरण निम्नलिखित में से किसका होता है। जो हमारे घर में जो तार होता है, उस तार के ऊपर देखिएगा तो एक कोबर होता है, एक आवरण होता है, परत होता है। वह परत किसका होता है, पीवीसी का, जिंक का, पीबीएल का, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से किसी का भी नहीं। तो तारों के ऊपर जो परत पाई जाती है, यानी कि आवरण पाई जाती है, वो किसका होता है, तो पीवीसी का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलती से टाइपिंग हो गई है, यहाँ पर अगले राज नहीं अम्ल राज होगा, क्या होगा, अम्ल राज होगा। क्वेश्चन करा है दोस्तों, अम्ल राज में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात कितना होता है। अम्ल राज में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात कितना होता है, 1:3, 2:3, 3:1 या फिर 1:2। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अम्ल राज वैसे विलयन होते हैं जिसमें क्या होता है, केवल सोना घुलता है, बाकी किसी भी क्या होता है विलयन में सोना नहीं घुलता है। और ये भी बताया था कि अम्ल राज में किसका किसका मिश्रण होता है। अम्ल राज होता है दोस्तों आपको HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है, यानी कि कितना कितना भाग HCl और HNO3 पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अम्ल राज में 3 भाग HCl पाया जाता है, अम्ल राज में 3 भाग HCl पाया जाता है, जबकि 1 भाग क्या पाया जाता है, तो HNO3 पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3:1 क्या होगा, सही हो जाएगा। अम्ल राज में 3 अनुपात में यानी कि 3 भाग क्या पाए जाते हैं, HCl पाए जाते हैं, और 1 भाग क्या पाए जाते हैं, HNO3 पाए जाते हैं, और इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, तो अम्ल राज कहलाता है। ठीक, तो दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा कि अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है, 3:1 होता है। तो दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं हम कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर और नए टॉपिक के साथ।